नेक्स्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया था ना हमने, ठीक है। आज उसका एक्सटेंशन और थोड़ा हमें स्टडी करना है। टॉपिक लिखो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन of सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो स्टडी करना है। ओके, ये समझाता हूँ क्या है टॉपिक, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ड्रॉ मत करना अभी। देखो, एक पार्टिकल सपोज यहाँ कहीं पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, इसकी पोजीशन है, मैंने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था डायग्राम। इसकी पोजीशन कैसे लिखते हैं R1। मान लो दूसरा पार्टिकल यहाँ कहीं पे, ये पोजीशन R2, इसका मास क्या होगा M2। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 n कोई भी हो सकता है। तो मान लो n पार्टिकल सपोज यहाँ कहीं पे, इधर मैं क्या लिख रहा हूँ Mn, तो इसकी ये पोजीशन क्या होगी, Rn होगी। अब इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ कहीं पे, इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये जो पोजीशन है कैसे लिखते हैं उसको याद है, कैसे लिखते हैं RCM। तो हमने लास्ट क्लास में उसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, ये RCM क्या पढ़ा था, RCM इक्वल टू क्या था, N1R1 प्लस N2R2, ऐसे जितने भी है सबको ऐड करो n तक, अपॉन नीचे क्या आता है यार, N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 n, ठीक है ना। ऐसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आती है, ठीक है। अब मेन पॉइंट, ये तो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। अब इधर हमें क्या स्टडी करना है, सपोज ये N1 मूव कर रहा है, N2 मूव कर रहा है, सब पार्टिकल सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर मूव कर रहे हो तो इसमें मुझे बताओ क्या चेंज होगा, n चेंज होगा क्या, और पार्टिकल मूव कर रहा है, मास थोड़ी चेंज होगा, क्या चेंज होगा, r चेंज होगा ना। ये R1 R2 ये सब क्या, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी ये सब की, तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। मतलब सेंटर ऑफ मास, अगर ये सब पार्टिकल मूव करते हैं तो सेंटर ऑफ मास भी क्या कर सकता है, मूव कर। तो आज हमें उसका मोशन स्टडी करना है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये थियरी वाला पार्ट है ना, बोर्ड में स्कूल में आ सकता है, तो थियरी वाला पार्ट लिखवा देता हूँ। NCERT बेस्ड भी है, तो उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो लिखवा रहा हूँ उसमें से इजीली लिख सकते हो, ठीक है। वो पूरे ऐसे वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं जो लिख रहा हूँ इजीली लिख सकते हो, वो पूरा काम आता है थियरी वाला पार्ट। हमें प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखो, कंसीडर n पार्टिकल, कंसीडर n particle having mass, consider n particle having mass m1, m2 dot 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 mn, m1, m2 dot 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 mn, having position r1, R2 डॉट 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 Rn, वो वेक्टर है, एरो आएगा ऊपर, R1, R2 डॉट 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 Rn, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करो, इक्वेशन मत लिखना, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो।
कर लिया क्या ड्रॉ? इसका स्टेटमेंट लिखो, द पोजीशन ऑफ COM इज गिवन बाय द पोजीशन ऑफ COM, the position of COM is given by, ये लिख लो अब इक्वेशन। लिखिए इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो ये m1 नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है m1 प्लस m2 प्लस डॉट mn, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? टोटल मास बोल सकता हूँ सिस्टम का। तो उसको ना एक सिंबल दे देते हैं, कैपिटल M ले लेते हैं, तो लिखने में क्या है थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसके नीचे लिखो द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, द टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 डॉट 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 mn, total mass of the system m1 plus m2 dot dot mn equal to capital M, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन क्या हो गई? RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 mn rn, नीचे क्या हो जाएगा? कैपिटल M, ठीक है ना। देखो इसको यूज करेंगे, लेकिन बॉक्स मत बनाना अभी, ये सब इक्वेशन तो हमने पढ़ी हुई है। स्टेटमेंट लिखो इसके नीचे, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, if position of particle changes with time, if position of particle changes with time, then the position of center of mass, then the position of center of mass can also change. Position of center of mass can also change, ठीक है। मतलब RCM भी क्या है, बदल सकता है। तब वो क्या करेंगे, हम टाइम के रिस्पेक्ट में ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम में लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका डिफरेंशिएशन करें इसका, तो देखो कैसे लिखते हैं, RCM है तो कैसे लिखते हैं, dRCM by dt इक्वल टू m1 तो चेंज होगा नहीं, तो किसका डिफरेंशिएशन करना है, R1 का, तो dR1 by dt प्लस वैसे ही क्या लिखेंगे, m2 dR2 by dt डॉट 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 mn dRn by dt अपॉन नीचे क्या रहेगा, कैपिटल M ही रहेगा, ठीक। देखो यहाँ पे मुझे dr by dt का मतलब समझ सकते हो क्या? तो जैसे dr1 by dt है, dr2 by dt क्या होगा? वेलोसिटी, dr क्या है, पोजीशन, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ऐसे लिखो, here dr by dt, here dr by dt gives
velocity. Here dr by dt gives velocity. So the velocity of COM is given by, so the velocity of COM, so the velocity of COM is given by, ये dr by dt है, RCM है, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, VC. तो VCM इक्वल बता सकते हो कैसे लिखेंगे, M1 इसको क्या लिखूंगा, V1 पहले की वेलोसिटी सेम M2 V2, ये पैटर्न बस फॉलो करनी है, MN VM और नीचे क्या आएगा, कैपिटल M. ये एक अपनी नई इक्वेशन आई, इससे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकलती है, इस पे बॉक्स बना है. ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला देखा, ये हमें काम आएगा. ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना है. M1 V1 M2 V2, ठीक है ना, ऐड करो डिवाइड बाय टोटल मास. ठीक है, अब इसको है ना और थोड़ा स्टडी करना है, ऐसे बस थोड़ा स्टडी करने के बाद में प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगे. इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, कैपिटल एन को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ. तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, लिखो, ये तो खुद में लिखा होगा, MVCM इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डॉट MN VM. देखिए M1 V1 मतलब मास और वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है. M इक्वल क्या होता है, मोमेंटम होता है. ठीक है ना, इससे लिखो हियर M1 V1 इक्वल टू P1 वेक्टर में, हियर M1 V1 इक्वल टू P1 ब्रैकेट में लिखो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. M1 V1 इक्वल टू P1 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. M2 V2 equal to P2 and so on. M2 V2 equal to P2. M2 V2 equal to P2 and so on. ठीक है, तो MVCM equal to क्या लिख सकते हैं, P1 plus P2 plus डॉट क्या लिख सकते हैं, Pn. ठीक है, यही इक्वेशन लिखो. कंटेंट बॉक्स खुद बनाना, जो काम का है वो उस पर ध्यान देंगे. ये तो बस स्टडी है, थियरी वाला. सभी मोमेंटम को ऐड करो यहाँ पे, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट. सभी मोमेंटम को अगर ऐड करें इसका मतलब क्या होता है, टोटल मोमेंटम. टोटल मोमेंटम मतलब क्या, पूरे सिस्टम का मोमेंटम. ठीक है, इसके नीचे लिखो हियर P1 plus P2 वेक्टर में लिखना, here P1 plus P2 plus dot 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 Pn gives the momentum of the entire system. Gives the momentum of the entire system. Is the momentum of the entire system. So देखो ये MVCM, ये सबको ऐड करो मतलब किसका मोमेंटम आ गया, सिस्टम का. ठीक है ना, ये एक और इक्वेशन है. ठीक है, इसको बॉक्स बंद करो. MVCM इक्वल टू क्या है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम. ठीक है, ये एक इक्वेशन है. देखो ये इक्वेशन क्या कहती है, इसका ना मीनिंग समझना जरूरी है. मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है, MV. कभी भी कोई क्वेश्चन आए, कोई भी पूछे कि भाई पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना है,
तो सबका अलग अलग निकाल के ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लगा सकते हो। ये इक्वेशन क्या कहता है, तुम पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालो, इसका मतलब तुम किसका मोमेंटम निकाल रहे हो, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या होता है, टोटल मास इनटू उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बोलता है कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकाल रहे हो ना, वो किसके बराबर होता है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसमें जो इक्वेशन लिख दो, the momentum of the system is equivalent, the momentum of the system is equivalent to the momentum of CON, to the momentum of CON, ठीक है। तो ये स्टडी हमने कर ली, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब की कर ली। इसके आगे भी स्टडी होता है। अगर सपोज वेलोसिटी चेंज हो रही हो, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या मिलता है, वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो इधर एक्सेलरेशन की भी इक्वेशन आती है, ठीक है। तो इसके आगे लिखो स्टेटमेंट, इफ द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल if the velocities of the particle changes with time, if the velocities of the particle changes with time, then velocity of COM can also change. Then velocity of COM can also change. तो इसमें क्या कर सकते हैं, लिखो डायरेक्ट वो डिफरेंशिएशन ही करते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन में, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ VCM, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ VCM with respect to time, differentiating the equation of VCM with respect to time। तो ये VCM वाली जो इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे उसका डिफरेंशिएशन, VCM by dt is equal to क्या होगा, m1 बोलो ये तो आपको लिख सकते हो, dv1 by dt m2 dv2 by dt dot mn dvn by dt अपन क्या रहेगा, कैपिटल एन लिखो। देखिए dv by dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। लिखो here dv by dt gives acceleration, dv by dt gives acceleration। तो ये VCM by dt उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ACM। तो ACM इक्वल टू क्या है, m1, बोलो क्या लिखेंगे, dv1 by dt क्या हो जाएगा, a1 प्लस m2 a2 और डॉट mn am अपॉन कैपिटल, इस पे बॉक्स बना। ये इक्वेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देता है। देखिए
ठीक है, इससे सेंटर मास का क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, बस और थोड़ा स्टडी करना है इधर। यहाँ पे देखो ये m पर मैं तरफ लेके जा रहा हूँ, तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ये अब ये m1a1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, f1 लिख सकते हैं, पहले पे फोर्स m2 क्या होगा, दूसरे पे फोर्स f2 है ना। इसमें से लिखो हियर m1a1 इक्वल टू f1, वेक्टर में ही लिखना है सब। हियर m1a1 इक्वल टू f1 फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, m1a1 इक्वल टू f1 फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, m2a2 equal to f2 and so on, m2a2 equal to f2, m2a2 equal to f2 and so on। तो इसका मतलब MACM क्या हुआ, f1 प्लस f2 प्लस, ठीक है ना, डॉट 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 fn, ये सबको ऐड करोगे तो क्या है, नेट फोर्स मिलेगा। ठीक है, नेट फोर्स मिलेगा, पर क्या ध्यान देना है, ये जो नेट फोर्स है ना वो कौन सा होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, बाहर से जो लगता है वो, इंटरनल फोर्स नहीं गिनते। क्यों, इंटरनल फोर्स अंदर अंदर हो, न्यूटन थर्ड लॉ याद है क्या होता है, फोर्स क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो इंटरनल फोर्स क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए जो फोर्स होता है ना वो हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। लिख लो देखिए किस पे बॉक्स बनाना है। ठीक है ना, MACM इक्वल टू क्या आ गया, FEX। ओके, हमने पहले ये इक्वेशन तो देखो, तुम्हें पता है F इक्वल टू क्या होता है, MA। अभी तक ये हम लगाते थे F इक्वल टू MA, और वो पता है किस पे लगाते थे, एक पार्टिकल पे लगाते या एक ब्लॉक पे लगाते थे। तो सिंपल इक्वेशन F इक्वल टू MA। अब एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल है, तो उसमें तुम्हें F इक्वल टू MA लगाना हो तो मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पूरे सिस्टम पे लगाना हो, बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो उसमें F कौन सा होता है, नेट फोर्स, और वो भी कौन सा, एक्सटर्नल या इंटरनल, एक्सटर्नल। M कौन सा लोगे, 10 पार्टिकल है, M क्या लोगे, M क्या होगा, टोटल मास, M क्या लोगे, टोटल मास, सबका मास। एक्सेलरेशन किसका लोगे, इक्वेशन स्टडी करो, इक्वेशन किसका लोगे, सेंटर। तो F इक्वल टू MA का मीनिंग पता होना चाहिए। A जो होता है वो किसका एक्सेलरेशन होता है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसके नीचे ना मीनिंग लिखो, हियर FEXT, हियर FEXT is the net external force on the system. Here FEXT is the net external force on the system। ठीक है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू में लिखो, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, the internal forces of the system, the internal forces of the system are equal and opposite, the internal forces of the system are equal and opposite, hence they get cancelled, hence they get cancelled।
ठीक है ना, इंटरनल फोर्स देखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब एक मेन लाइन लिख पा रहा हूँ, वो काम आएगा, उसके बाद बस एक एग्जाम्पल, बाद में प्रॉब्लम से आ सकते हैं। सेंटर ऑफ मास को तुम्हें असर करवाना हो ना, सेंटर ऑफ मास को असर करवाना मतलब उस पर कुछ चेंज लाना हो, तो इंटरनल फोर्स कोई काम के नहीं है, तुम्हें क्या है एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, इंटरनल फोर्स कोई काम नहीं है, तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। वो एक स्टेटमेंट लिख दो, नेक्स्ट लाइन। द मोशन ऑफ COM, the motion of COM is not affected by internal forces. The motion of COM is not affected by internal forces, but by external forces only. But by external forces only. एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली, ठीक है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही असर कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनल कोई असर नहीं कर सकते। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, ठीक है, और वो प्रॉब्लम में भी काम आएगा, तो ध्यान देना। एग्जांपल में लिख लो, प्रोजेक्टाइल आफ्टर एक्सप्लोजन, प्रोजेक्टाइल आफ्टर एक्सप्लोजन, प्रोजेक्टाइल आफ्टर एक्सप्लोजन। अब जब एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा। अब मान लो जब यहाँ कहीं पे है ये पार्टिकल, तो क्या एक्सप्लोज हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन होके मान लो इसके दो टुकड़े बन गए, इससे दो टुकड़े बन गए, M1 M2, दो टुकड़े बन गए। तो अब ये दो टुकड़े कहीं पे भी जा सकते हैं, इधर गिर सकते हैं, यहाँ पे गिर सकते हैं, कहीं पे भी गिर सकते हैं। मान लो M2 कुछ ऐसे गिरा, सॉरी M2 कुछ थोड़ा दूर गिरा, यहाँ पे आके गिरा, ठीक है। अब ये दोनों का तो मोशन अलग हो गया, इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होगा पता है, जैसे ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल जा रहा था ना वैसे ही जाएगा। ये जो COM है वो ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल जैसे ही जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पार्टिकल अलग अलग मूव कर सकते हैं, पर इनका भी जो COM होगा सेंटर ऑफ मास, वो ओरिजिनल जैसा जा रहा था ना वैसे ही जाएगा, कोई असर नहीं होगा। बता सकते हो क्यों, क्या रीजन होगा? एक्सप्लोजन एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स। एक्सप्लोजन जो होता है वो कौन सा इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो मैं कोई लगाया नहीं है, तो इसका मतलब क्या मोशन पे असर होगा कि नहीं होगा? अभी लास्ट स्टेटमेंट लिखा है ना मैंने कि अगर असर करना हो COM पे तो क्या लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए, तो मैंने अलग से कोई लगाया नहीं, जो था वैसा ही था, तो इसका मतलब इसके मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले जैसा मोशन था वैसा ही मोशन रहेगा, पर किसका, सेंटर ऑफ मास। पार्टिकल्स का तो अलग अलग हो सकता है, सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, ठीक है। ये ड्रॉ करो, स्टेटमेंट लिखवा दो। चलिए ड्रॉ।
स्टेटमेंट लिखो, the projectile after explosion, the projectile after explosion has two particles. Projectile after explosion has two particles having different trajectory. Having different trajectory. But the COM will have the original trajectory of the projectile. But the COM will have the original trajectory of projectile because the explosion is due to internal forces. The explosion is due to internal forces. So the motion of COM is not affected. ठीक है? ओके, क्वेश्चन है, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ लिखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ COM, and momentum of the system. Find velocity of COM and momentum of the system. Velocity of COM and momentum of the system. ठीक है? ओके, अब इसमें देखो ये तीन पार्टिकल है, सब मूव कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी मूव कर सकते हैं, तो उसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है। इसमें मुझे पहले तो ये बताओ, हमने जो इक्वेशंस लिखी, इतनी बॉक्स बनाई, कौन सी इक्वेशन यूज करें? कौन सी? वो पहली वाली VCM इक्वल टू क्या लिखेंगे? M1 V1 M2 V2 है ना, वो कौन क्या आएगा? कैपिटल है। तो इधर पहले V1 V2 वो सब लिखना पड़ेगा। तो जो पहला 2 kg वाला पार्टिकल है, उसका V1 बोलो, उससे 5 लिखोगे, वेक्टर है 5 I कैप, लिखो V1 इक्वल टू, V1 कितना होगा? 5 I कैप
मीटर्स पर सेकेंड। V2 बोलो, V2 क्या आएगा 4j कैप है ना, V2 आएगा 4j कैप। अब V3 कैसे लिखे, देखो 10 मीटर्स पर सेकेंड पर कोई एंगल पे, तो इसमें क्या करते हैं, अगर एंगल पे हो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। जिसपे कंपोनेंट ये किस तरफ होगा, ये यहाँ पे होगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, कैसे लिखोगे 10 cos 37, ये कितना होगा 10 sin 37, 10 cos 37 कितना होगा, cos 37 कितना होता है 4/5, ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 6। तो V3 कैसे लिखोगे, ये अपना कंपोनेंट बना दिए, V3 इक्वल क्या आएगा 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप, ठीक है ना। V3 वो आएगा 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो VCM वाला लगा सकते हो, M1 V1 M2 V2 है ना, सब सब्स्टिट्यूट करो VCM आएगा, और साथ में वो मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी पूछा है, वो भी अपने आप ट्राई करो, सॉल्व करो पूरा, क्यों क्या है। इसमें कुछ स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, यहाँ पे VCM निकालना है, तो अपना फॉर्मूला है M1 V1, तो M1 V1 लेते हैं, M1 V1 सिर्फ फाइनली को कुछ स्टूडेंट ऐसा गलती करे, गलत बात है, क्या 5 आई क्या वेक्टर है ये, प्लस M2 V2 क्या होगा 4j कैप, प्लस M3 V3 कितना होगा, V3 कितना होगा बोलो 6 आई कैप माइनस 8 j कैप, और पूरा डिवाइड बाय कैपिटल M में वो कितना होगा, मतलब टोटल मास कितना होगा 5। तो VCM इक्वल टू ये कितना है 10 आई कैप, इधर देखो 12 आई कैप है, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 आई कैप, ये 4j कैप, तो यहाँ पे कितना है माइनस 16 जे कैप माइनस 12 जे कैप डिवाइड बाय 5 मीटर्स पर सेकेंड, या क्या अपना, ठीक है। ये क्या होगा VCM, इसमें VCM आया,
ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा है, हमें क्या निकालना है, सिस्टम का मोमेंटम निकालना। देखो सिस्टम का मोमेंटम मतलब क्या है, सबका मोमेंटम निकालना है और ऐड करना है। तो अब वापिस पूरा कुछ इसका मोमेंटम इसका इसका निकालोगे ऐड, तो वो कुछ लंबा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। बोलो कौन सी क्वेश्चन यूज कर, पूरे सिस्टम का पूछा हो पी ऑफ सिस्टम तो किसके बराबर होगा, कैपिटल एन वीसीएम। डायरेक्ट ही निकाल सकते हो क्योंकि वीसीएम हमने निकाल दिया। तो कैपिटल कितना है 5, वीसीएम हमें पता है डिवाइड बाय 5, ये हो गया। तो 22 आई कैप माइनस 12 जे कैप, यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या आ गया सिस्टम का मोमेंट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो two particles of mass 3 kg and 9 kg, two particles of mass 3 kg and 9 kg are separated by some distance, full stop, कंटिन्यू में लिखो। The system is now released from rest. The system is now released from rest. The system is now released from rest. ठीक है, full stop. Due to mutual interaction, the 9 kg particle, due to mutual interaction, the 9 kg particle has an acceleration. 9 kg particle has an acceleration of 2 meters per second square. Has an acceleration of 2 meters per second square. Okay. Find the acceleration of 3 kg particles. Find the acceleration of 3 kg particles. ठीक है, ये तरीका है। एक का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दूसरे का निकालना है। ठीक है, सोचो इसमें क्या करोगे, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, थोड़ा सोचो, ट्राई करो, बाद में करते हैं सॉल्व। फिर कुछ ट्राई करो, पहले तो डिसाइड करो कौन सी इक्वेशन लगेगी, पहले वो डिसाइड करो। N1 N2 दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है, E2 निकालना है ना, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। बोलो कौन सी इक्वेशन दिख रही है। एक्सेलरेशन के लिए दो ही इक्वेशन देखी ना, एक एसीएम वाली देखी और दूसरी कौन सी, वो नेट फोर्स वाली, वो एक्सटर्नल फोर्स वाली, F इक्वल टू ma वाली। वो कौन सी लगेगी, एसीएम वाली लगेगी। अब सोचना उसके बारे में, एसीएम इक्वल टू m1 a1 n2 a2 है ना, वो वाली इक्वेशन लगेगी। अब थोड़ा सोचो इसमें क्या होगा।
तो कुछ आइडिया लग रहा है? थोड़ा और हेल्प करूँ तो इसमें ना ये ऐसे क्वेश्चन खास करके कॉम्पिटिशन में आते हैं। इसमें ना एक वर्ड को अंडरलाइन कर तो करना क्वेश्चन में क्या म्यूचुअल इंटरेक्शन। ये जो म्यूचुअल इंटरेक्शन दिया हुआ मतलब क्या बेसिकली फोर्स है, फोर्स है, ठीक है। अब वो फोर्स म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल मतलब क्या दोनों पे लगता है। ऐसे फोर्स को इंटरनल कहना चाहिए एक्सटर्नल कहना चाहिए। जो म्यूचुअल इंटरेक्शन कभी दिया होता है बोलो वो इंटरनल होता है एक्सटर्नल। म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या है, एग्जांपल देता हूँ, दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट को नजदीक लाओ तो आपस में क्या चिपक जाते हैं। तो क्यों चिपकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो मैग्नेटिक फोर्स को क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन बोलते हैं। दो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसको भी क्या बोल सकते हो, म्यूचुअल इंटरेक्शन बोल सकते हैं। उसको मैं एक्सटर्नल फोर्स गिनूं या इंटरनल फोर्स, क्या होता है। अगर इसको पूरा सिस्टम हम गिने वो फोर्स क्या हो जाता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन जो होता है कौन से फोर्स होता है, इंटरनल। ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले तो है ना ऐसा तो इसका स्टेटमेंट लिखा, ये द म्यूचुअल इंटरेक्शन is the internal force. Mutual interaction is the internal force. मतलब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, ठीक है। कंटिन्यू लिखो, देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। शुरुआत में सिस्टम क्या रेस्ट पे दिया हुआ, मतलब दोनों पार्टिकल n1 n2 क्या रेस्ट पे मूव नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, मैं बोल सकता हूँ सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे होगा। अगर दोनों रेस्ट पे, सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, रेस्ट पे होगा। नेक्स्ट टाइम वो लिखो, सिंस द सिस्टम इज एट रेस्ट, सिंस द सिस्टम इज एट रेस्ट, the COM is also at rest. The COM एटर्नल सबकी बात ये जिसकी बात है वो करो। The COM is also at rest, ठीक है। पूछो अब देखो, उसके बाद दोनों पार्टिकल क्या मूव कर रहे हैं, COM मूव करेगा कि नहीं करेगा, बोल। COM मूव करेगा या नहीं, दोनों पार्टिकल मूव करेंगे। एक्सप्लेनेशन सब दिया हुआ है, ये COM मूव करेगा या नहीं, बोल। COM को हमें कुछ भी COM पे असर लाना हो तो कौन सा फोर्स लगना है, अपने प्रॉब्लम में लग रहा है, नहीं इंटरनल लग रहा है। इंटरनल COM को कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर पहले जो COM रेस्ट पे था, बाद में भी COM क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। वो भी लिखो, the COM will continue to remain at rest. The COM will continue to remain at rest because no external forces are acting. Because no external forces are acting, ठीक है। तो ACM क्या होगा, जीरो। देखो ACM इक्वल टू 0। अब लगाओ ACM वाली इक्वेशन, करो सॉल्व।
12 क्वेश्चन ACM क्या M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2 ACM क्या है 0 है। इधर मैं एरो नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, कोई दो ही पार्टिकल है तो चलेगा। अब देखो ये पार्ट 0 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 होता है, न्यूमरेटर 0। कौन से स्कूल में, सब अलग अलग स्कूल में गए थे, अलग अलग मैथ सीखा होगा है ना। क्या होता है ये तो बात में ऐसे एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये 0 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 होता है, न्यूमरेटर 0 होता है, डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा या इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या होता है ध्यान रखना आपसे, जिनको नहीं पता रहा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0, तो M1 A1 प्लस M2 A2 क्या हो जाएगा 0। पहला 9 kg का पार्टिकल था, उसका एक्सेलरेशन कितना था 2 था। दूसरा पार्टिकल 3 kg का था, उसका एक्सेलरेशन निकालना है, जिसको सॉल्व करे कितना रहा इसका एक्सेलरेशन। ये रुको मुझे रिस्क नहीं लेना है। ये कितना होता है 18, इसको इधर से 0 नहीं होता है, कितना होता है -3A2। ये इधर जाए 18/3 कितना होता है 6, ये माइनस इधर गया तो A2 इसके बराबर आएगा -6 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन। माइनस क्या दिखा रहा है इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक पार्टिकल इधर जा रहा है राइट साइड तो दूसरा कहां पे जाएगा लेफ्ट साइड, -4 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक टाइप आ सकता है। Okay, so next question, okay, draw करो। चलिए तो क्वेश्चन लिखो। द पुली इज massless and frictionless. The pulley is massless and frictionless. The pulley is massless and frictionless. The system is released from rest. The system is released from rest, ठीक है। इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ CON, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ CON and net force on the system. Find acceleration of CON and net force on the system, ठीक है। ये पहले पार्ट में पूछा। और दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ CON, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ CON in 10 seconds. And displacement of CON in 10 seconds, ठीक है। ये दिया हुआ, ओके। अब देखो इसमें ये सिस्टम को रिलीज करे, पहले तो विजुअलाइज करो। अगर मैं इस सिस्टम को रिलीज करूं कैसा मोशन होगा इसका,
एक 2 kg एक 3 kg है। 3 kg जो नीचे जाएगा 2 kg का ऊपर जाएगा, दोनों का कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो अब देखो दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी मूव कर सकते हैं। तो क्या पूछा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। मुझे पहले इक्वेशन बताओ, कौन सी इक्वेशन यूज करें? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब ACM निकालना है, कौन सी इक्वेशन यूज करें? ACM निकालना होगा तो ये वाली यूज करो, वो M1A1 प्लस M2A2, जो पार्टिकल है तो ही लिखेंगे M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो M1 M2 पता है, तुम्हें क्या निकालना है? A1 A2 निकालना पड़ेगा। A1 A2 मतलब क्या है? दोनों का एक्सेलरेशन। ये दोनों का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? लॉज ऑफ मोशन। इसका एफबीडी बनाओ, याद है? इसका एफबीडी बनाओ, साइड पे एक्सेलरेशन लिखो, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। ACM आएगा। चलो पहला पार्ट सॉल्व करो, बनाओ एफबीडी, इक्वेशन लिखो। जी को 10 ही रखना, चलो ट्राई करो। Displacement 100.
इसका एफबीडी ईकेएनजी ध्यान दो सब, यहाँ पे 20 इधर टी एक्सप्रेशन का क्या होगा, हमेशा साइड पे लिखना है, तो ए लिख लेते हैं, इधर नीचे 30, यहाँ पे टी, इसका एक्सप्रेशन कहाँ पे नीचे होगा। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, क्या इसकी इक्वेशन टी माइनस 20 इक्वल टू n2 एक्सप्रेशन क्या है a, इसकी इक्वेशन लिखे t माइनस 30 इक्वल टू n ही है, पर ये नीचे जा रहा है तो क्या आएगा माइनस, इनको सॉल्व करो तो a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये अपना आंसर नहीं है, हमें ACM निकालना है, तो ACM क्या होगा, m1 a1, तो पहले को ले m1 कितना है 2, a1 कितना होगा 2 होगा, उसका एक्सप्रेशन प्लस m2 a2 कितना डालोगे -2, ठीक है ना, उसका एक्सप्रेशन 2 ये पर नीचे है तो -2 डालोगे अपॉन m1 प्लस m2 कितना आ गया 5, कितना रहा ACM माइनस सुपर पे मतलब कितना हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ गया ACM आ गया, ठीक है ACM। अब और क्या पूछा है पहले पार्ट में, क्या निकालना है, सिस्टम पे नेट फोर्स निकालना है, हर एक कोई फोर्स स्टडी करने की जरूरत नहीं है, अपना ACM आ गया है। लास्ट इक्वेशन कौन सी स्टडी की, नेट फोर्स तुम्हें निकालना हो किसके बराबर होता है m ACM, तो कैपिटल M कितना होगा 5 इंटू -0.4 कितना आएगा -2 न्यूटन, -2 न्यूटन, ये आएगा नेट फोर्स, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। और दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, तो सीधी बात है उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट को क्या काइनेमेटिक्स का वो क्वेश्चन हो गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, क्योंकि टाइम दिया हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है, ये जो वैल्यूज है वो सब सेंटर ऑफ मास की डालनी है, ठीक है। तो UCM 0 इनिशियल रिएक्शन प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना होगा -0.4 t स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, कितना रहेगी 20 -20 मीटर, ठीक है -20 मीटर। ये क्या है अपना एक्सेलरेशन। क्लियर है, ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो मोशन ऑफ स्फीयर में तो इतना ही है, ठीक है, इसमें अलग टाइप ज्यादा नहीं है। मेन जो कॉम्पिटिटिव पार्ट बोर्ड का तो कवर हो ही जाएगा, हम तो काफी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं,
ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इसमें ना और भी थोड़ा और अलग अलग टाइप्स आते हैं, वो हमें देखने हैं। मान लो और है ना 3 लेक्चर जितना मुझे चाहिए, तो ये सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट पूरा खत्म होगा, ठीक है, वो मोमेंटम कोलिजन वो सब आ जाएगा, 3 लेक्चर जितना मुझे चाहिए, ठीक है। और ये हो जाए उसके बाद हम वो रोटेशनल जो लिखा है ना एनसीईआरटी वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब मान लो नेक्स्ट वीक में हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और 3 एक लेक्चर मुझे चाहिए तो ये C1 अपना प्रॉपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मॉड्यूल जो मिला उसमें C1 है क्या, होगा ना, वर्क एनर्जी पावर के साथ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अभी तो मैं कोई टिक नहीं करवा रहा हूँ, और हाँ टेस्ट में क्या वर्क एनर्जी पावर डालता हूँ, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर अपना पूरा हो चुका है, मॉड्यूल मिली है, तो उसमें से ना एटलीस्ट MCQ प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, वो करोगे ना कंप्यूटर डिपार्टमेंट में उसी लेवल का पूछने वाला, ठीक है। तो एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस करो, हो जाए तो सब्जेक्टिव ट्राई कर सकते हो।